हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम CFSE कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, डी ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होती है तो किस तरह से होती है। मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट मीन्स जितने पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। जब वो लिगेंड के इंटरेक्ट करता है उनको लिगेंड, तो क्या होता है, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है, एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग होके दो सेट्स ऑर्बिटल के बनते हैं, एक हायर एनर्जी लेवल का और दूसरा लोअर एनर्जी लेवल का। हायर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं EG ऑर्बिटल, और जो लोअर एनर्जी लेवल के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। EG ऑर्बिटल की में dx² - y² एंड dz² आते हैं, और T2G ऑर्बिटल में आते हैं dxy, dyz एंड dxz। जो एवरेज एनर्जी से ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है EG की, वो बढ़ती है 3/5 डेल्टा O, और हम इसको सॉल्व करके करें तो 0.6 डेल्टा O। डेल्टा O मतलब जो ऑक्टाहेड्रल के लिए हम O यूज़ कर रहे हैं। और T2G की जो है एवरेज एनर्जी से जितनी एनर्जी कम होती है ऑर्बिटल्स की, वो है 0.4 डेल्टा O। 0.6 EG ऑर्बिटल की बढ़ती है एनर्जी लेवल, और 0.4 जो है T2G ऑर्बिटल के एनर्जी कम होती है एवरेज एनर्जी से। यदि हम EG और T2G ऑर्बिटल के बीच का जो डिफरेंस डेल्टा O है, तो अब हम CFSE कैलकुलेट करने से पहले हमारे दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा O, या डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन पाई। दोनों में कौन से हैं, कंडीशन कौन सी है, कौन सी पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा O है तो इसका मतलब है वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है। जब मेटल आयन के कांटेक्ट में वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर डेल्टा O का मान पाई से कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होगा कि T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मान अधिक है, तो वो पेयर्ड ना होकर प्रेफरेंस किसको देंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने का। तो T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे ही 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ जाएगा, EG ऑर्बिटल में। देखिए, इसे हम डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। इधर देखिए आप लोग कि डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड। पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड को देख लेते हैं। बीच में देखिए मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही ये लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है EG और T2G ऑर्बिटल्स में। EG हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है और T2G लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स हैं। T2G में आप जानते ही हैं dxy, dyz, dxz होते हैं, और EG में जिनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल में, वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं, dx² - y² और dz²। अगर आप इनके बीच में देखें कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के, जैसे साइनाइड आयन, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। इनके बीच में जब इनके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि जो एनर्जी का जो लेवल है, जो डेल्टा O का मान है, वो ज़्यादा होगा। डेल्टा O इज़ लार्ज और डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन पाई। पाई क्या है, पेयरिंग एनर्जी। तो अगर डेल्टा O का मान अधिक है तो किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा O का मान अधिक है, तो कैसे बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पहले T2G में लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा वो हायर एनर्जी लेवल में ना जाकर किस में जाएगा, T2G में ही पेयरिंग करेगा। तो T2G ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चौथा आ जाएगा, वो पेयर्ड हो जाएगा। तो अगर डेल्टा O का मान अधिक है तो
इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी है तो क्या होगा, ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होगी। अब लेफ्ट साइड में देखिए आप, वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे वाटर है, हैलोजेंस हैं, ये सब वीक फील्ड लिगेंड हैं। यहाँ पर डेल्टा ओ का मान जो है वो कम है, डेल्टा ओ इज़ स्मॉल, और राइट में देखिए डेल्टा ओ इज़ लार्ज लिखा हुआ है। पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ओ। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पाई का मान अधिक होगा डेल्टा ओ से। पाई मतलब पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी का मान अधिक होगा। पेयरिंग एनर्जी का मान अगर अधिक है तो 3 इलेक्ट्रॉन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, T2G में लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, DXY DYZ DXZ में आ गए एक एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा वो पेयरिंग ना करके प्रेफरेंस किसको देगा, हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, तो EG ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हमने एक संभावना इसकी देख ली थी, दूसरी कि इफ़ डेल्टा ओ इज़ ग्रेटर देन पाई, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अभी हमने डायग्राम में देख के आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो डेल्टा ओ का मान अगर अधिक है तो आने वाला फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G ऑर्बिटल में ही पेयरिंग करेगा, ना कि वो EG ऑर्बिटल में जाएगा। अब हम एक फॉर्मूले को यूज़ करके CFSE निकाल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। देखिए फॉर्मूला क्या है, CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के निकालने के लिए इज इक्वल टू ब्रैकेट में -0.4x प्लस 0.6y ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा ओ प्लस z पाई, क्या है, z पाई। अब हम यहाँ देखेंगे XYZ है क्या, यहाँ पर x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, और z नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो उनकी संख्या का है, उसको हम z से डिनोट करते हैं, और पाई आप जानते ही हैं पेयरिंग एनर्जी है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों के समान है, एक जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दूसरी जगह वीक फील्ड लिगेंड है। अब जैसे देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन, और दूसरी तरफ हमने लिया है वीक फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 आयन। अब देखिए Fe यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2, और Fe जब 2+ में आएगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s से, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4s वहाँ से निकल जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेम कंडीशन इधर है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2। जब कोबाल्ट थर्ड में है आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी इसकी, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो NS से निकल जाएंगे और एक कहाँ से निकलेगा, 3d से, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 3d6 4s0, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। T2G ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद क्योंकि इसमें डेल्टा ओ का मान अधिक है और पाई का मान कम है तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो T2G के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, D में 6, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ वापस आ जाएंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे, 6, तो तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या हो जाएगा, -0.4x प्लस 0.6y ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा ओ प्लस z पाई। अब देखिए x का मान कितना है, x क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, तो -0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0.6, y क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 0, डेल्टा ओ प्लस पाई, z का मान कितना है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब T2G में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, 3,
तो यहाँ पे आ जाएगा Z की जगह 3, तो 3 पाई। CFSE हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन के लिए क्या कितनी हो जाएगी, -2.4 डेल्टा O प्लस 3 पाई। समझ में आ गया आपको, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ है। अब हम लेंगे वीक फील्ड लिगेंड के लिए। यहाँ तक हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होगा, पहले T2G लोअर एनर्जी लेवल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो पेयरिंग नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में। तो EG में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, T2G में पेयरिंग करेगा फिर। अब CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, इसके लिए देखेंगे हम -0.4 x प्लस 0.6 y ब्रैकेट क्लोज डेल्टा O प्लस Z पाई। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो -0.4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, x का क्या मान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इसमें, 4, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, y का मान 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो CFSE का मान जो है वो कितना आएगा, -0.4 डेल्टा O प्लस पाई। Z का मान कितना है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, तो ये क्या हो गया, 1 पाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया CFSE कैसे निकाली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D ऑर्बिटल। तो D इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है हमने, D इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, और T2G और EG में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। CFSE के मान दिए हुए हैं, वीक फील्ड के लिए अलग और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अलग। तो आप इनको निकाल सकते हैं और इससे देख सकते हैं कि कितना CFSE का मान, अगर D इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और CFSE का मान कितना आना चाहिए। पर ये देखना होगा कि वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, चलिए अब हम निकालेंगे टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए निकालने के लिए पहले हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखेंगे। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या था कि EG ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल था, लेकिन इसमें क्या है, T2 ऑर्बिटल जो है, G हम यहाँ वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, G अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए G यूज़ किया जाता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, T2 और E। तो मेटल आयन के जो ऑर्बिटल्स हैं, जब वो लिगेंड से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो T2 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। T2 ऑर्बिटल XY, DXY, DYZ, DXZ, और जो एलोंग द एक्सिस हैं ऑर्बिटल DX² - Y² और DZ², इनकी एनर्जी लेवल कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब कितनी कम होती है आप देखिए इस लाइन से, एवरेज एनर्जी से -0.6 डेल्टा T। डेल्टा T मतलब टेट्राहेड्रल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो -0.6 डेल्टा T कम हो जाती है एवरेज से E ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल। और बढ़ती कितनी है, +0.4 डेल्टा T2 ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, एवरेज एनर्जी से 0.4 डेल्टा T, और कम कितनी होती है E ऑर्बिटल की, 0.6 डेल्टा T। देखिए टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें डेल्टा T का मान कम होता है और पाई जो है उसका मान अधिक होता है। पाई मतलब पेयरिंग एनर्जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा T। अब यहाँ पर देखिए आप, ये T2 और E ऑर्बिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा T, और हम अगर DQ में कहें तो 10 DQ। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE के मान। कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पाई का मान डेल्टा T से अधिक होता है। In tetrahedral complexes, the value of delta T is always less than that of spin pairing energy पाई। तो पाई का मान अधिक है, डेल्टा T का मान जो है वो कम है।
तो अगर पाई का मान अधिक है तो जो पॉसिबिलिटी है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स इज रूल्ड आउट, इसकी संभावना ही नहीं है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने की। इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अधिकतर कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब हम एक इस फॉर्मूले को लेकर निकालेंगे CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो एनर्जी लेवल हैं T2 और E के वो अलग होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो फॉर्मूले में भी क्या है, CFSE टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ब्रैकेट में -0.6x प्लस 0.4y, जबकि हम ऑक्टाहेड्रल में क्या करते थे, -0.4x प्लस 0.6y, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया। ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा टी प्लस जेड पाई, वही वैल्यूज़ हैं x y। x क्या चीज़ है यहाँ पर, लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है यहाँ पर E, और y कौन सा है, हायर एनर्जी लेवल T2 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और z नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई पेयरिंग एनर्जी है। चलिए अब हम निकालते हैं D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए CFSE का मान। तो -0.6 मल्टीप्लाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D7 अगर है तो E में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, 3 T2 में चले गए, देन लोअर एनर्जी लेवल में पेयरिंग होगी तो E ऑर्बिटल में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हो गए, 2 इसमें 3 ऊपर, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर नीचे आ जाएंगे E ऑर्बिटल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड हो जाएंगे। तो -0.6 मल्टीप्लाइड बाई लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 4, प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई कितने, T2 ऑर्बिटल में कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा टी प्लस जेड पाई। जेड का मान कितना है कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ई में ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर 2 पाई। तो CFSE टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जहाँ पर D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसका मान कितना होगा, -1.2 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। समझ में आ रहा है आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE कैसे निकालते हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE का मान किस तरह से निकाला जाता है। चलिए अब आप टेबल देखिए जिसमें दिया हुआ है कि कितने D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE का मान कितना होगा। देखिए हमने 7 का निकाला था, यहाँ देखिए 7 का मान कितना लिखा हुआ है, -1.2 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। इस तरह से आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर आपको मालूम है तो आप CFSE का मान आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।